रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गेम की? हर गेम अलग अलग होता है, रूल्स गेम्स। आवाज आ रही है दीपिका आपको? जी 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 हाँ, ठीक। हर गेम दूसरे गेम से अलग होता है, फुटबॉल क्रिकेट से अलग है। कल मैच देखा होगा सबने, इंडिया न्यूजीलैंड का, ठीक है? तो क्या फुटबॉल को क्रिकेट से क्या चीज अलग करती है? खेलने का तरीका, सेट ऑफ रूल्स अलग है ना। तो जैसे हर गेम के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हर सोसाइटी को भी, अगर सोसाइटी आराम से चले, ऑर्डरली चले, हर कोई हार्मोनाइज्ड फैशन से मूव करे, इसके लिए समाज के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये सारे सेट ऑफ रूल्स हमने जहाँ पे कंपाइल किए हुए हैं, ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स, आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सारे जो सेट ऑफ रूल्स हमने कंबाइन किए हैं, कंपाइल किए हैं, उस कंपाइलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। समाज के कॉर्डियली चलने के लिए, हार्मोनाइज फैशन में चलने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ये सेट ऑफ रूल्स कहाँ मेंशन है? ये सेट ऑफ रूल्स मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला पॉइंट पढ़िए, क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। कम से कम मिनिमम फ्रिक्शन से समाज आगे बढ़ पाए, ये सारे सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है आपको कि गवर्न कौन किसको करेगा। अब यहां आने से पहले हम एक चीज समझते हैं, यहाँ आने से पहले हम एक चीज समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी से पहले एक और सिस्टम चलता था ना, राजा महाराजाओं का, चलता था ना। डेमोक्रेसी से पहले एक सिस्टम चलता था, उसे हम मोनार्की कहते थे, मोनार्कीस कहते थे। मोनार्की का अपना एक तरीका होता था, और वो एक तरीका एक इंसान पे निर्भर होता था। मतलब आप कह सकते हो कि मोनार्कियल सिस्टम जो होता था वो बहुत आर्बिट्ररी होता था, है ना। राजा ने जो कह दिया, जो मत रख दिया, वो फुल एंड फाइनल है। नियम राजा बनाता था, तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारे लेजिस्लेचर है, वो काम राजा का था। एग्जीक्यूट राजा करता था, सरकार का काम भी राजा करता था। इनफैक्ट निर्णय लेने का काम, जुडिशरी का काम, सही गलत में फैसले करने का काम, ठीक है, ये काम भी कौन करता था? राजा था। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता था, एक इंसान गवर्नमेंट का हर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और बाकी जो काउंसिल होती थी, बाकी जो मंत्री होते थे राजा के, वो सिर्फ असिस्ट करते थे, डिसीजन नहीं लेते थे। तो एक इंसान के पास सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता था, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम में ये था। अब मोनार्कियल सिस्टम की प्रॉब्लम ये होती थी कि वो आर्बिट्ररी बहुत है। राजा धर्म और अधर्म में अंतर अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो किसका नुकसान है? प्रजा का, ठीक है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी है क्या? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाब ले सकते हो आप राजा से, बताओ ऐसा क्यों किए? नहीं ले सकते, राजा से जवाब नहीं ले पाओगे। लेकिन तो दुनिया भर के, ऑल ओवर यूरोप में शुरुआत हुई, इंडिया में आया, हमने रिबेल किया, रिटेलिएट किया, क्या करने के लिए? डेमोक्रेटिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए रिटेलिएट किया, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है अकाउंटेबिलिटी। कल इलेक्शन है ना, तब जाएंगे ना? फर्स्ट वोट है आपका, बधाई हो आपका, जाएंगे? हाँ जाना है, कल वोट दे के आना है। कोई बात नहीं, कल वोट देने जाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, आर्बिट्ररी मतलब जिस चीज का कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब कोई चीज जिसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, जिसके पीछे का कारण जस्टिफाइड नहीं है। राजा का मन करेगा, वो सबको बोलेगा आपसे उल्टा चलना है, सीधा नहीं चलोगे, मेरी तरफ नहीं देखोगे, पीठ के बल ऐसे देखना है, कोई रीजन है इसका? नहीं। तो राजा का जो मन करेगा वो उस हिसाब से चलेगा और सबको चलाएगा, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी। समझ रहे? समझ रहे? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। राजा से जवाब नहीं मांग सकते आप, बताओ ऐसा क्यों किया? क्या करेगा? अलग कर देगा, ठीक है। बदतमीज बोलेगा, सर कलम से अलग कर देगा, सर धड़ से अलग कर देगा, ठीक है, पनिश कर देगा, कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर देगा, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं होता। इस अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करता है। अब एक चीज समझ लेते हैं, डेमोक्रेसी होती कितने प्रकार की है। जनरली स्पीकिंग
आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए, आप बिल्कुल। हाँ जी, और तो कोई नहीं आएंगे, बस इतना ही है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो मतलब होता है पीपल, लोग। क्रेसी का मतलब होता है रूल, रूल मतलब शासन, शासन लोगों के द्वारा शासन। तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं इब्राहिम लिंकन, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, लोग खुद शासन करते हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए शासन करते हैं। बाय द पीपल, लोगों द्वारा शासन होता है, ठीक है। अब एक और चीज बहुत विचित्र है डेमोक्रेसी में और मोनार्की में। मोनार्की में एक प्रिविलेज्ड क्लास होती है ना। क्या होती है? प्रिविलेज्ड क्लास होती है, जिन्हें भगवान ने अधिकार दे के भेजा है लोगों पे शासन करने का। दे हैव अ गॉड गिवन राइट टू रूल। ये चीज एब्सेंट होती है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? सबको एक बराबर कर देती है। कोई विचित्र नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है, सब एक समान है, ठीक है। ये चीज आपके मोनार्की में नहीं होती। मोनार्की में राजा है और बेचारी प्रजा है, राजा स्पेशल, ठीक है। वो स्वयं भगवान का अवतार है ना, वो स्वयं भगवान है, भगवान ने उसे राइट दिया है रूल करने का। गॉड, तो किंग इज रूल कहते हैं, किंग ही, राजा ही नियम है, किंग इज रूल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो किंग इज लॉ। हाँ, राजा चलता फिरता कानून है, ठीक है। उसकी बुद्धि बदली, राजा बदला, कानून बदला, ठीक है। तो डेमोक्रेसी प्रिविलेज क्लास को खत्म करती है। डेमोक्रेसी में हम सब बराबर है। कल वोट देने जाएंगे, सबका वोट एक काउंट होगा। किसी का वोट दो काउंट होगा क्या? पीएम मोदी कल वोट करेंगे, उनका वोट 3 काउंट होगा क्या? नहीं। तो रूल्ड और रूल में कोई डिफरेंस नहीं। द वन हु वोट्स एंड द वन हु इज बीइंग वोटेड फॉर, जिसके लिए आप वोट कर रहे हो और जो वोट दे रहा है, दोनों बराबर है ना। अच्छा, अब डेमोक्रेसी, हम बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है। हम कह रहे थे कि डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पंचायत में कभी बैठे है ना, ग्राम सभा में? ग्राम सभा में क्या होता है? हर अडल्ट इंसान, 18 से जिसकी उम्र ज्यादा है, वो सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं, है ना। तो जो अडल्ट्स होते हैं, दे ऑल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब हर नागरिक डेमोक्रेसी के लिए, सरकार के फंक्शनिंग के लिए डिसीजन आपस में मिलजुल के लेता है, ठीक है। मतलब हर कोई, जैसे मान लेते हैं हम एक कंट्री का पार्ट है, हम सब मिलके डिसीजन लेंगे कि बोर्ड में पेन का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वोट करेंगे। कोई व्हाइट बोलेगा, कोई ब्लू बोलेगा, कोई पर्पल बोलेगा, जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे उस हिसाब से काम चलेगा। तो जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं या बड़े डिसीजन होते हैं, ये सारी प्रजा आपस में मिल के लेती है। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां फीजिबल है जहां पे आपके पॉपुलेशन का साइज कम हो, जनसंख्या कम हो। यहाँ पे हम 3 लोग हैं, ऑनलाइन कुछ लोग हैं, 4-5 बच्चे ऑनलाइन हैं, हम सब मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि एक डिश क्या ऑर्डर करनी, ठीक है। मत बन जाएगा, कोई वेज होगा, नॉन वेज होगा, नॉन वेज वाला बेचारा कॉम्प्रोमाइज करेगा, कुछ वेज ही आएगा। मान लेते हैं 100 लोग हैं, सबको मिलके एक डिश ऑर्डर करनी, कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे ना। तो सोचिए देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है, तो आपको कोई एक ऐसा इंसान चुनना पड़ता है जो आपके बिहाफ में डिसीजन ले, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। आप एक नेता चुनते हो जो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि अब आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, तो कोई आपके लिए काम करने वाला चाहिए।
अब यहाँ पे केस आता है रिप्रेजेंटेटिव्स का। हम अपने नेता चुनते हैं, और कैसे चुनते हैं हम? वैसे वेरी गुड, हम अपने नेता चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, है ना। तो डेमोक्रेसी जो है, स्पेशली जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करवाती है ना। हम लोगों को बेसिकली चुनते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कल रायपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पर्पस के लिए हमने पूरे देश को कुछ सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, है ना। हर हिस्से को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही नेता चुना जाता है, और वो जाके कहाँ बैठेगा? डिपेंड करता है इलेक्शन कितना बड़ा है। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो वो जाके बैठेगा पार्लियामेंट में, लेकिन अगर विधानसभा का इलेक्शन है, जो कि कल है, तो वो जाके बैठेगा विधानसभा में, ठीक है। वो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने। समझ में आ रहा है इतना? अभी तक कोई डाउट नहीं ना? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हेल्प्स इन चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, और जो इलेक्शन जो है, अब इनडायरेक्ट तो हो गया, अब इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई ऑटोक्रेटिक आ गया, ऑटो मतलब अपनी मर्जी से चलने वाला आदमी, मतलब आर्बिट्ररी हो गया, वो डिक्टेटर हो गया, तानाशाह, है ना, तानाशाही कर सकता है वो। तो ऐसे तानाशाहों को हटाने के लिए हमने क्या प्रावधान किया है? क्या प्रोविजन रखा है? हमने ये प्रावधान किया है कि इलेक्शन हर 5 साल में, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, गवर्नमेंट चेंज हो या ना हो, रिप्रेजेंटेटिव वही आएगा जो जनता को प्यारा होगा, जो काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? जवाबदेही मांग रहे हैं ना, बस। तो हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं ना। तुम काम करोगे वापस आओगे, काम नहीं करोगे बाय बाय, ठीक है। और अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज है कि प्रेसिडेंट एक इंसान 2 बार ही बन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकते हो, आप जितनी बार चाहो चुनाव जीत सकते हो, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। क्लियर है इतना? तो हम अकाउंटेबिलिटी मांगते, कैसे मांगते हैं? हर 5 साल नेता आएगा, नमस्ते प्रणाम करेगा, ठीक है। उस दिन हम राजा होंगे जिस दिन वोट करने जाएंगे, ठीक है। एवरी 5 years, एवरी 5 years, ठीक है। तो हम ये अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में पावर कौन होल्ड कर रहा है? पीपल। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, एंड डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। क्लियर है इतना? पहली स्लाइड में आते हैं। तो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हो गए। डिसीजन कौन लेता है ये भी तय हो गया। वही डिसीजन लेने वाले कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। नेक्स्ट, इट लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सरकार तो तय हो गई, अब सरकार गवर्न कैसे करेगी, कैसे चलेगी। जैसे इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जैसे कि हमने जैसे राजा के साथ डिस्कस किया था कि राजा नियम भी बनाता है, उसे एग्जीक्यूट भी करता है, जज भी करता है। लेकिन यहाँ पे हमने ना ये तीनों फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें दिमाग का अपना काम है ना, ब्लड का अपना काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना काम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना काम है। तो हमने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर आप ही सब काम करोगे तो आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे। जैसे अमीबा देखा है, वो एक छोटा सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो सब काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं उनको, है ना। उनकी फंक्शंस डिफाइन नहीं है। लेकिन जब हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर बढ़ता है, जैसे जैसे हम बड़े जीव बनते हैं, हम अलग अलग बॉडी के हिस्सों को अलग अलग काम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आता है ना। जैसे हम जब स्कूल में रहते हैं 10वीं तक सबको सब कुछ पढ़ता है, 11th में आने के बाद अब स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हो, या तो आप आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे,
या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे या जेई के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करोगे, ऐसा कुछ नंबर ऑफ फील्ड्स आपके पास अवेलेबल होती है, जो आपको जिस हिसाब से पसंद है उस हिसाब से आप चूज कर लेते हो। वैसे ही गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए एक इंसान या एक बॉडी सारे काम नहीं करती, हमने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है। लेजिस्लेचर एक पार्ट है, एग्जीक्यूटिव दूसरा पार्ट है और जुडिशरी तीसरा पार्ट है। जब भी हम सरकार बोलते हैं, सरकार का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। हम बोलते हैं ना प्लान एग्जीक्यूट करना है, कुछ लागू करना है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना, लॉ पास करना। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर दो लेवल पे है, एक पार्लियामेंट है, दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है। अब इंडिया जब बन रहा था तो हम चाहते तो पूरे इंडिया को एक कंट्री बना सकते थे, एक यूनिटरी स्टेट बना सकते थे, एक ही पार्लियामेंट होती पूरे देश के लिए। लेकिन इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो उस डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए हर जगह की जियोग्राफिकल नीड्स अलग है, हर जगह के लोग अलग हैं, सबका कल्चर अलग है। तो इन नीड्स को मीट करने के लिए हमने इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, राज्य कहते हैं। पहले इंडिपेंडेंस से पहले हम इन्हें प्रोविंसेस कहते थे, है ना। हमने इंडिया को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि गवर्न करना, एडमिनिस्टर करना, रूल करना आसान होता है। क्लियर इतना? ठीक है। तो हमने क्या पॉलिटी चुनी? फेडरल पॉलिटी। हमने इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक रूलर है या फिर एक लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, एक गवर्नमेंट है लोकसभा से रूल करती है, ठीक है। और इंडिया को हमने छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब तो इसको हम बोलते हैं फेडरेशन, इसको हम बोलते हैं फेडरल पॉलिटी, इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि आप अब बंटवारा कर रहे हो। किसका बंटवारा कर रहे हो? काम का। आप काम का बंटवारा कर रहे हो। जो काम सेंटर करेगा वो काम स्टेट नहीं करेगा, जो काम स्टेट करेगा वो काम सेंटर नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो दोनों कर सकते हैं, है ना। उन कामों के लिए तो इस बंटवारे को, इस डिवीजन ऑफ पावर्स को, इस डिवीजन ऑफ पावर्स की अपनी एक लिस्ट है। ये डिवीजन ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में। तो हमारे शेड्यूल 7 में, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई है। पहली होती है यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। उसमें हर वो चीज है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, मतलब उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। उस पर गवर्न कौन करेगा? मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। अब दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें रूल कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा। गवर्न कौन करेगा? जो सरकार होगी स्टेट की वो, है ना। उसपे यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, उसपे यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वो चीजें हैं जिसमें आप एक जैसे भी चल सकते हो, अलग अलग भी चल सकते हो, ठीक है। तो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसीलिए इंडिया फेडरल है, ठीक है। इंडिया क्या है? फेडरल है। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, और जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी में भी मिल जाएंगे। अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए, थोड़े थोड़े रनिंग नोट्स लेकिन लेते चलिए, ठीक है। उससे रिवाइज करने में आसानी होती है कि अच्छा ये पढ़े थे, ठीक है, वरना हर चीज विचित्र लगती है, ठीक है। तो इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब हमने हिस्सा बांट करके रखा है। कुछ काम तुम करोगे, कुछ काम हम करेंगे, कभी हो सके तो दोनों काम मिलके कर लेंगे, ठीक। हाँ, राज्य सूची में जो लिखा है, हाँ क्यों? हाँ जी, तो राज्यपाल ने क्या किया? उसको प्रेसिडेंट की सहमति के लिए रख दिया कि प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे तो होगा। प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया, वापस कर दिया। तो जनरली क्या होता है? जनरली प्रोसीजर ये होता है ना हमारा कि जनरली हमारा प्रोसीजर ये होता है कि पहले एक हाउस से जाएगा, जैसे विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा में जनरली प्रोसीजर होता है कि विधानसभा में बिल पारित हो गया, अब किसके पास जाएगा? तो हमारे पास विधान परिषद तो है नहीं,
जरूरत नहीं है, सीधा जाएगा गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। गवर्नर जी साइन कर दिए, वेरी गुड। मना कर दिए, ठीक है, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको मना कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नर ने अगर इस चीज को प्रेसिडेंट के लिए रख दिया तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। प्रेसिडेंट अगर हाँ बोले तो ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट मना कर दिए तो वो बिल लैप्स कर जाता है। ठीक है, तो आरक्षण वाला बिल इसलिए लैप्स कर गया। ठीक है, ये स्पेशलिटी है। तो आप ये कह सकते हो कि सिंस गवर्नर के पास कुछ, जैसे अगर जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर में कंपैरिजन करेंगे तब जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से चलता है। ठीक है, उसका जो कैबिनेट है उसके हिसाब से चलता है प्रेसिडेंट, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, वो कैबिनेट की एडवाइस से चलेंगी, लेकिन और वो एडवाइस बाइंडिंग होगी। तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशनरी बोलते हैं, मतलब अपनी बुद्धि से चलने वाले पावर्स कम है, बहुत कम है। लेकिन गवर्नर के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स ज्यादा होते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं तय करते कि गवर्नर को कौन सा बिल प्रेसिडेंट को देना है। गवर्नर होता क्या है? गवर्नर इलेक्शन से आता है? नहीं, जो सेंटर होता है वो राज्यों के लिए गवर्नर भेजता है। बेसिकली गवर्नर को कह सकते हो एजेंट ऑफ द सेंटर, सेंटर का एजेंट है, यूनियन का एजेंट है ना। तो गवर्नर हाँ कम्युनिकेट कर दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अब तय करेंगे। और ये गवर्नर को मंत्री जो दल होता है, काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये नहीं बता सकते कि आप इस बिल को प्लीज साइन कर दो। ठीक है, आप इस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हो रिव्यू करने के लिए। समझ रहे हैं आप? इसको देखेंगे आगे, इन डिटेल देखेंगे आगे। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत ऐसे प्रावधान है। ग्रे एरियाज हम बोलते हैं ना, हर चीज सफेद और काला नहीं होता, कुछ बीच में ग्रे एरियाज होते हैं, जबकि है ना, कुछ ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया? तो रिवाइज कर लेते एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स तय करता है समाज में कौन किस तरह से चलेगा। पॉलिटिकल सिस्टम में 3 ऑर्गन्स डिफाइन करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबकी अपनी मर्यादा है, सबका अपना एक धर्म है ना। लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। इन सब का रिलेशन है आम आदमी के साथ, नागरिक के साथ, सिटीजन्स के साथ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। और इन सबका रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो सबकी मर्यादा तय है, सबका धर्म तय है। ठीक है, ठीक है। और इंडिया एक फेडरल पॉलिटी, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिम्मेदारियों का और पावर्स का बंटवारा हो गया है। कुछ काम सेंटर करेगा, कुछ स्टेट करेगा, कुछ दोनों कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो, अब बहुत इंटरेस्टिंग, सिंस डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होती है तो डेमोक्रेसी में आर्बिट्ररीनेस कम होना चाहिए। वो आर्बिट्ररीनेस कम करने के लिए सरकार का मन किया कि मान लेते हैं वो ऐसा रूल लाना चाहती है कि लड़कियां पढ़े ही ना, मान लेते हैं, ऐसा होने तो नहीं वाला, पर ऐसा कर सकती है क्या? कोई बेसिस है इसका? नहीं, तुरंत चैलेंज हो जाएगा। ये चीज चैलेंज करना, तो सिटीजन और स्टेट के बीच में, सिटीजन जनता और सरकार का एक रिलेशन होता है। वो सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये चीजें सरकार के हाथ बांध रही है, सरकार के पावर्स पे एक लिमिटेशंस लगा रही है। जनरली वो लिमिटेशंस लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? कौन से पार्ट में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? तीसरा पार्ट, पार्ट थर्ड, यस, कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में मेंशन है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बेसिकली करती क्यों है? गवर्नमेंट चाहिए क्यों? सरकार हमें चाहिए ही ना नागरिकों के लिए, है ना। तो सरकार नागरिकों से क्या ले सकती है, क्या छीन सकती है, ये डिसाइड कौन करता है? सरकार तय कर सकती है, पर उसकी एक मर्यादा है, बियॉन्ड विच द गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरस्टेप दैट, है ना। तो मर्यादा कहाँ मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, पता है आपको? जब जमींदार हुआ करते थे, ये पता है आपको? मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। हाँ,
तो जब जमींदार हुआ करते थे तो गवर्नमेंट ने को जमींदारी अबॉलिश करनी थी, खत्म करनी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जमींदारों के पास जो एक्सेस प्रॉपर्टी है उसको हम लेंगे और जो लैंडलेस किसान है उनको दे देंगे। लैंड फॉर द टिलर्स, फार्म्स फार्मर्स का होना चाहिए, जो खेती कर रहा है जमीन उसकी होनी चाहिए, है ना। तो इस बात को अपोज करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना। फंडामेंटल राइट को हटाया गया। इसके पीछे बहुत बहस चली, उसको देखेंगे हम डिटेल में बाद में। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत सालों लंबी बहस चली कि सरकार क्या छीन सकती है, उसके पास छीनने का कितना पावर है। तो पहले बोले हाँ ठीक है छीन सकती है, कोई बात नहीं। फिर एक टाइम आया कि छीन तो सकती है लेकिन एक लिमिट तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो लिया जा सकता है, पर वो बदलाव एक सीमा में होना चाहिए। और वो सीमा कौन बोलता है, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हम सबकी एक आत्मा है, वो आत्मा शरीर गया तो आत्मा स्वर्ग सिधार जाएगी, तो हम नहीं रहेंगे। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, कुछ ऐसी चीजें जिनको अगर आप बदल दिए तो वो नहीं रहेगा जो वो था। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा जिसे उस एम से बनाया गया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस एम से बनाया गया, जिस एम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, वो वैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी है जिसको कोई नहीं छू सकता, वो चीजें कहलाती हैं बेसिक स्ट्रक्चर। आप ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, आप अपने हड्डी का ढांचा चेंज नहीं करोगे, आप अपना स्ट्रक्चर चेंज इतना नहीं चेंज करोगे कि कल को आप बचो ही मत या पहचान में ही नहीं आओ। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं। तो एक बेसिक को बोलेंगे मूल, स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर, हाँ, संरचना। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें फेडरलिज्म आ जाता है, इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, इसमें जुडिशरी का इंडिपेंडेंस आ जाता है। ये सब चीजें हैं जो अगर बदली तो इंडिया एक अकाउंटेबल डेमोक्रेसी होने से कहीं और ही पहुंच जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, enable the government to fulfill the aspirations of the society। हम सबके कुछ सपने, जब हम आजाद हुए तो हमने इंडिया को एक सपना देखा था कि हम इंडिया को वैसा बनाना चाहते हैं। तो जैसा हम इंडिया को बनाना चाहते हैं उसके लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो इसको अचीव करने में हमें मदद करेगा, हमारा वो सपना पूरा करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक रूटीन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। इसमें से कुछ भी गया वो सपना धस जाएगा, है ना, ढह जाएगा। तो उस सपने को अपहोल्ड करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। उस स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो चीज अचीव कर पाए। अब जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के पास साधन है कि नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास सपना तो है, वो करना तो चाहती है, पर उसके पास साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आइडियाज है। वो चीजें सारी मेंशन्ड है पार्ट 4 में आपके, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब ही होता है डायरेक्शन देना, दिशा देना, दिशा निर्देश देना। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जैसे कुछ सिद्धांत होते हैं ना, हम जिनसे हटना नहीं चाहते हैं, जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं कि ठीक है कभी किसी को मारेंगे नहीं, गरीबों की मदद करेंगे, भूखों को खाना देंगे, ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सच बोलेंगे, ठीक है, काइंड रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, ये इंसान के जीने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे एक ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को गाइड करता है कि ये कुछ चीजें हैं जो भारत को एक बेटर कंट्री बनाएगी, ये अचीव करो। ठीक है, तो ये मेंशन कहाँ है हमारे पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अभी तक कितना क्लियर है, कोई डाउट पूछे, कोई डाउट ऑनलाइन। फंडामेंटल राइट्स कब नहीं वैलिड करता है, जब क्योंकि मैंने सुना है कि 1935 के आसपास तरीके तो सबसे बड़ी
ऐसा करते हैं, I think बहुत यूथनाइज, मतलब यूथनाइजेशन का मतलब होता है टू किल समबडी, स्टेरिलाइजेशन, फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स मैटर करते हैं, काफी लेकिन फंडामेंटल राइट्स जैसे मान लेते हैं अभी आपातकाल डिक्लेयर हो जाता है, मान लेते हैं, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट नोटिस देके सस्पेंड करवाते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल राइट है जिसको कोई नहीं छू सकता, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को आप छू नहीं सकते, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अगर इमरजेंसी चल रही है, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो उस ड्यूरेशन जो भी वायलेशन हुआ था उसके लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड इट इज नॉट आर्टिकल 21, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई डाउट ऑनलाइन? दीपिका, कशिश, बताइए कोई डाउट? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ लिया सब लोग? हाँ, ज्यादा बोले हैं, मुझे ऐसा बताया गया है कि आपका मॉडर्न इंडिया हो चुका है, हो चुका है भाई, मॉडर्न इंडिया हो गया है। वो उसके बाद आए हैं। अच्छा, आप लेट आए हैं, अच्छा आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, चार्टर एक्ट्स के टाइम पे नहीं आए थे, अच्छा आए थे, ठीक। क्या है, तो ब्रिटिशर्स ने बड़ी मशक्कत की, बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद, तो वैसे दो इंपॉर्टेंट बैटल्स बता दिए, दो वॉर्स बता दिए जिसके पास ब्रिटिशर्स के पास पॉलिटिकल पावर है। पावर तो उनके पास था, पावर ऑफ इंट्रीग, बीच में इंटरफेयर करने वाला पावर तो था, लेकिन वो दो बैटल्स का नाम बताइए जिसके बाद ब्रिटेन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आया, राजनीतिक पावर आया। कौन सी दो ये लड़ाई है वो? ना ना ना, वो तो एंग्लो कार्नाटिक वॉर्स है, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में, मतलब ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर। हाँ वेरी गुड, बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? चलो मैंने 17 लिख दिया, आगे आप बताइए 17 के आगे क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 73 में लिखा है 83, वेरी गुड 64। प्लासी कब हुआ था? प्लासी भी इंपॉर्टेंट है, प्लासी कब हुआ था? मैम 58। हाँ युवराज बताइए कब हुआ था? 1758। पिटाई हो तुम लोगों की। 1756, 57, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ था? तो पहला स्टेट आप कह सकते हो, पहला राज्य, पहला एरिया यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया, वो एरिया क्या था? बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल उस टाइम वेस्ट और ईस्ट नहीं था, उस टाइम असम और बिहार नहीं था, उस टाइम उड़ीसा भी नहीं था, उस टाइम बांग्लादेश भी नहीं था, उस टाइम बंगाल था। इतने पूरे एरिया को बंगाल, एंटायर असम, पूरा बंगाल, ईस्ट और वेस्ट मतलब बांग्लादेश भी, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है, एंटायर रीजन वाज बंगाल, बहुत बड़ा एरिया। बंगाल में क्या किया, तो इनका चलता रहता था, तो ये इसको मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी, इनका ये चलता रहता था कि अपने अकॉर्डिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइमरी मोटिव क्या था? हमें प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, जो राजा हमें जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाने देगा हम उसे राजगद्दी में बैठने देंगे, ठीक है। ये हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी इसी नाम पे हुई, मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है, ठीक है। अब ये आप पता करिएगा मीर जाफर कौन था, सुना है, ठीक है, इसको पता करके आइएगा मीर जाफर कौन था, ठीक है। मीर, उसके बाद मीर कासिम आया,
नहीं, ही वॉज नॉट द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। ठीक है, ये वॉर हुई। पहले वॉर इसलिए हुई क्योंकि उनको राजा बदलना था। ठीक है, राजा हटाए, अपने अकॉर्डिंग राजा प्लेस किए। फिर वॉर हुई कि जो नया राजा प्लेस किए वो हमारी बात नहीं मानता, उसको हटा दिए, दूसरा राजा प्लेस किए। फिर दूसरा राजा प्लेस किए, उससे नहीं बने तो पुराना उसको हटा दिए, नया राजा प्लेस किए। तो जो पुराना राजा था वो गया, उसने अवध से मदद ली, दिल्ली से मदद ली, और उसने तीनों ने मिलकर अटैक किया, फिर भी हार गया। उसके बाद ब्रिटेन के पास पॉलिटिकल पावर आया। अब उनको राजा नहीं बदलना था, अब उनको रूल करना था। ठीक है, तब भी उनका बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था रूल करने में, क्योंकि प्राइमरी मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग था 1764 में। तो जब 1764 की बैटल ऑफ बक्सर हो गई, उसके बाद इनको ना, इसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी का अधिकार मतलब राइट टू कलेक्ट क्या, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार मिल गया इनको। कहाँ का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको मिले दीवानी राइट्स। इसको रिवाइज करिए, ज्यादा दूर नहीं है एग्जाम। ठीक है, अब जब दीवानी राइट्स मिले, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम नए नए हीरो बने थे, तो रॉबर्ट क्लाइव को बना दिए गवर्नर। अब वहां उस टाइम जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो था, ये है काम कोई और करेगा, जिम्मेदारी किसी और की होगी। तो उस टाइम भी एक इंडियन नवाब को बैठाया जाता था, लेकिन काम पूरा कौन करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम किसका खराब होता था, नवाब का। तो ये डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम चलता था। अब ऐसा हो गया कि कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया होने वाली है, लेकिन कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो अमीर हैं। इमेजिन, हम एक कंपनी चला रहे हैं, हम सब मिलके कंपनी चला रहे हैं। अब कंपनी का प्रॉफिट जीरो है, कंपनी लॉस पे है। आप कुछ बेचने जाते हो, जो सामान आप बेचते हो उसका पैसा आप कंपनी को देने के बजाय अपनी जेब में रख लेते हो, है ना। तो कंपनी के सर्वेंट्स तो बहुत रिच थे, इनको नबॉब्स कहते थे। ये जब अपना अपना तिजोरी वाला झोला लेके जब जाते थे वापस ब्रिटेन, तो इनको नवाब नहीं, इनको नबॉब्स कहते थे। तो ताना मारने के लिए, जो बाकी, देखो जलन तो होगी, तो बाकी भी जल रहे थे ब्रिटेन में, बोल भले ही रहे थे कि तुमने करप्शन किया, क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर जो कोर फीलिंग थी अंदर की, वो तो जलन वाली थी। जल रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, तो बेचारों को नवाब बोल रहे थे। आना वो भी यही चाहते थे, हम आना वो भी यही चाहते थे। ठीक है, तो इतनी हालत खराब हो गई कंपनी की, कंपनी को लोन मांगने जाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो उस टाइम जो गवर्नर थे बंगाल के, वो नए नए आए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स गए कब, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास गए, लोन दे दो भाई, हमारी हालत खराब है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला ऐसे कैसे, तुम्हारे जितने भी कर्मचारी हमारे पास वापस आते हैं, ब्रिटेन वापस आते हैं, वो तो बहुत अमीर है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, और वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पे कुछ कंडीशंस इम्पोज की। उन कंडीशंस को के लिए जो लॉ पास किया गया उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेट करना मतलब चलाना। ठीक है, पहले मान लेते हैं नहीं पढ़ रहे थे, तो टीचर क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, कान रेगुलेट करेगा। ठीक है, डांट कर पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। तो ये सारा काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया। पहला काम क्या किया उन्होंने, ये जो डुअल पॉलिटी थी ना, कि नवाब एक अलग रखेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए किसी और को रखेंगे, ये सब झोल झमेल खत्म। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ही बन गए गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, रूल करने का सारा पावर उनके पास है। अब इनको असिस्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 4 लोग और दिए थे, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सलाहकार। कुछ लोग दिए थे, और जनरली ये फंडा था कि आप सब मिलके डिसीजन लोगे, डिसीजन मेकिंग एक साथ होगी। तो 4 प्लस गवर्नर जनरल, 5 हो गए। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, यहां से एक चीज शुरू हुई, और वो है सेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन को आप केंद्रीकरण भी कह सकते हो। जब पावर्स, पहले हम सबके पास कुछ ना कुछ पावर थे, जब तक हम इस क्लास में नहीं आए हम सब बाहर बराबर थे, है ना? क्लास में सब बराबर थे बाहर, जैसी क्लास में एंटर हुए पावर डायनामिक्स चेंज हो गए, है ना? सारा पावर एक के पास कॉन्सेंट्रेट हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, समझ रहे है ना? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, तो उस टाइम पे दो और प्रेसिडेंसीज थी, एक तो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की, दूसरी थी बॉम्बे की, और तीसरी थी मद्रास की। तो इन तीनों के अपने अपने गवर्नर थे। 1773 से पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों का ना, ये तीनों इक्वल्स थे, बराबर के थे, और तीनों में से किसी को एक दूसरे को जवाब नहीं देना है, कोई किसी की जवाबदेही नहीं मांगेगा। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल को इन दोनों के ऊपर रख दिया, एक हायरार्की बना दी। अब ये दोनों स्टेट्स के गवर्नर्स बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे, ठीक है? जब भी बात गुड गवर्नेंस की आती है, वॉर की आती है, लड़ाई करने की आती है, या पीस की आती है, डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, बंगाल के सिंगल अथॉरिटी बनने की टेंडेंसी की फितरत शुरू हो गई कब? 1773 से, और ये पीक पे पहुंच गई 1833 के चार्टर एक्ट में। बेचारे जो दो थे बॉम्बे और मद्रास, इनको 1833 तक इनके रूल या लॉ या रेगुलेशन बनाने के पावर्स ही छीन लिए गए। तुम करोगे ही नहीं, कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसको बना दिया गया 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कौन थे? पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, बताइए आप, कौन थे बताइए, ऑनलाइन बताइए। कशिश, युवराज, पायल, राशि, मैम विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक थे, ठीक है? तो यहाँ पे आप कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो चुके हो। सारा पावर किसके पास आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक्चुअल में थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है? इनका टाइटल चेंज कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद एक एक्ट और आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद और इसके बीच में कुछ हुआ है, क्या हुआ है? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का रिवोल्ट। इसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये प्राइमरी कारण बता दीजिए इसका। तो उस टाइम, आजकल हमको बुलेट चलाना बहुत अच्छा लगता है, एनफील्ड, पुलिस में जो इसी यूज करने के लिए फिल्मीट और हाँ, तो एनफील्ड ना राइफल बनाती थी। एनफील्ड की एक नई राइफल आई थी, नई बंदूक आई थी, जिसका जो अंदर वाला कार्ट्रिज होता था, उस कार्ट्रिज में के ऊपर जो होता था, कार्ट्रिज को ना बाइट करना पड़ता था, उसके ऊपर ना एक पेपर लगा हुआ था, जिसमें जो कोटिंग थी वो फैट की थी, और वो किसकी चर्बी थी? वो थी सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी। अब ये दोनों चीजें मिलके इंडिया के दो बड़े धर्म के लोगों को इफेक्ट करती है ना? सुअर मुस्लिम्स को इफेक्ट करता है, काओ हिंदूज को इफेक्ट करती है। ये बात बहुत बुरी लगी, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जानबूझ के हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये सब कांड कर रहे हैं, ठीक है? तो सोल्जर्स रिटेलिएट किए, जितने सोल्जर्स रिटेलिएट किए उनको डिसमिस कर दिया जाता था, भागो तुम जाओ, या फिर उनको जेल हो जाती थी। तो एक मेरठ के एक सपूत थे, कौन थे? मूवी बनी है उनके नाम पे, आमिर खान की मूवी, मंगल पांडे। मंगल पांडे, वेरी गुड, मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया, वही राइफल ली, उसी को काटा, अपने जो उनके जो रेजिमेंट के हेड थे उन्हीं को उड़ा दिया, ठीक है? अब उनको फांसी हो गई, उनको एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, पर जो डेट गिवन थी ना उनके एग्जीक्यूशन से, ब्रिटिशर्स इतना घबरा गए थे कि अगर उस दिन एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, एक डेट तय थी, तो चोरी छुपे बहुत दिन पहले उनको एग्जीक्यूट किया गया ताकि लोगों में हंगामा मत हो। जब उनको एग्जीक्यूट किए तो मेरठ के जो बाकी उनके क्या कलीग्स थे उनको जेल में कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारे आए,
अब बाकी ब्रिटिश सोल्जर्स को मारे, उनको आजाद किए, और ये पहुंचे कहाँ? 10 मई या 9 मई को ये पहुंचे बहादुर शाह के पास, ये पहुंचे दिल्ली, लाल किला। उन्होंने बहादुर शाह को बोला हम रिबेल करने जा रहे हैं, आप हमें लीडरशिप प्रोवाइड करिए। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक? 1857। अब 1857 में एक चीज बहुत विचित्र थी ब्रिटिशर्स के लिए, दैट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसको उनको जैसे तैसे तोड़ना था। और इसके बाद पूरा सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ये पोर्शंस में रिबेलियन हुआ। जमींदारों ने सपोर्ट नहीं किया, अपर क्लास एलिट्स ने, जो रईस लोग थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था ये रिवोल्ट। तो इसके बाद एक क्लास आई जिसको बोलते हैं मार्शल क्लास। तो ब्रिटिशर्स उनको चुन चुन के सरकार की आर्मी में डालने लगे जिन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था। हाँ, तो लॉयल्टी के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, और जो ब्रिटिश के लॉयल थे उनको एक मार्शल क्लास बोल दिया कि इन्होंने रिवोल्ट नहीं किया, इन्होंने 1857 में नहीं किया, इसलिए इनको हम हायर करेंगे। उनको प्रेसिडेंस दिया जाता था हायर करने पे, प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, आपको हायर करेंगे, ठीक है, उनका भी नेचुरल है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे आया 1858 का एक्ट। इससे पहले तक जो भी चार्टर एक्ट हुए, इसको हम कंपनी रूल बोलते हैं। रूल अभी कंपनी कर रही है, ठीक है, इसको हम कंपनी रूल बोलते हैं। अब कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। रूल किसने ग्रैब कर लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल शुरू होता है 1858 ऑनवर्ड्स। तो 1858 का एक्ट का क्या बोलता है? क्वींस प्रोक्लेमेशन में भेदभाव नहीं करेंगे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी इंडियन के साथ, सब्जेक्ट्स हैं, इक्वली रहेंगे, दुनिया भर की पंचायत। ठीक है, हुआ कुछ नहीं। तो रूल करने के पर्सपेक्टिव से, एडमिनिस्टर करने के पर्सपेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं आया। वही जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी का टाइटल चेंज कर दिया गया, आदमी को वही है, आदमी अभी भी वही है, उसी को बना दिया गया वाइस रॉय, एजेंट ऑफ द क्वीन। जैसे गवर्नर होता है ना एजेंट ऑफ द सेंटर, ऐसे वाइस रॉय होता है एजेंट ऑफ द क्वीन। ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया गया, फंक्शन अभी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, क्या बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ना सतर्क हो गई, बहुत केयरफुल हो गई, बहुत कॉशियस हो गई। तो उन्होंने अब बहुत ज्यादा यूनिटी पे एम्फेसाइज नहीं किया। तो उन्होंने कुछ चीजें समझी। पहली चीज, उनको लगा कि इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना हमारी खराबी थी। सती के खिलाफ जो लॉज हमने इंट्रोड्यूस किए, विडो रीमैरिज के लिए जो हमने काम किया, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को कम करने के लिए हमने जो काम किया, वो हमें ही बैकफायर किया। हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इसलिए ये सब काम बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, ये सारे काम खत्म हो गए। कब खत्म हो गए? 1857 के बाद। ठीक है, और अब वो बहुत केयरफुली डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड तो वैसे भी कर रही थी, उसने पहले ही राजाओं को डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन अब वो समाज को डिवाइड करने लगी। अभी तक सिर्फ राजा डिवाइडेड थे, प्रजा डिवाइडेड नहीं थी, अब प्रजा डिवाइड होने लगी। समझ रहे हैं इतना? 1858। अब इनको कोई ना कोई चाहिए था। अभी तक कोई इंडियन नहीं था, अब इनको इंडियन चाहिए था। तो उन्होंने चार इंडियंस को या चार इंडियंस को नॉमिनेट किया। ठीक है, जैसे महाराजा दिनकर राव, एक महाराजा थे पटियाला के, शायद वो, मैं नाम क्लियर नहीं है मेरे को। ठीक है, ऐसे 3 या 4 लोगों को उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठाया। ठीक है, ताकि इंडियंस को लगे कि चलो यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश नहीं रूल कर रहे हैं, इंडियंस भी हैं, हमारे लोग भी हैं। और ये समझा कि ये जो इंडियंस हैं, ये चैनल बनेंगे, कि ये चैनल बनेंगे किस चीज का? कि आम आदमी अपना जो डिसकंटेंट है वो किस पे एक्सप्रेस करेगा? इन लोगों से। तो उसको अब ये नहीं लगेगा कि सिर्फ ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, अब इंडियंस भी है साथ में, दिखाने के लिए तो है, भले ही पावर्स नहीं है। धीरे धीरे इंडियंस का लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? रूल बनाना, लॉ बनाना। लॉ मेकिंग में तो पहले ये सब दर्शक हुआ करते थे 1861 तक।
अभी भी दर्शक ही है, लेकिन बोलने का मतलब बोलने का अधिकार आ गया है। किस चीज पे बोलने का? जो भी बजट या कुछ डिस्कशंस होते थे उस पे इंडियंस अपने व्यूज या अपना डिसकंटेंट एक्सप्रेस कर पाते थे, क्वेश्चन कर सकते थे कि ये क्यों कर रहा है, उसको बदल दो, ऐसा कर दो। चेंज नहीं कर सकते अभी भी। अब इसके बाद आता है 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या है भाई इसमें स्पेशल? क्या है इसमें स्पेशल, बताएंगे कोई? मिंटो, फादर ऑफ कम्युनलिज्म। इस लॉ ने इंडिया का बंटवारा कर दिया, इंडियन समाज का बंटवारा कर दिया हिंदू और मुस्लिम में। क्या इंट्रोड्यूस किया है इसमें? सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब पहली कम्युनिटी जिसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था, मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, ठीक है। क्या बोलता है सेपरेट इलेक्टोरेट? कि मुस्लिम कम्युनिटी जो लीडर इलेक्ट करेगी वो एक मुस्लिम ही होगा, ठीक है। मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई हिंदू नहीं कर सकता, कोई सिख नहीं कर सकता, जैन नहीं कर सकता, बौद्ध नहीं कर सकता, पारसी नहीं कर सकता, क्रिश्चियन नहीं कर सकता। सिर्फ कौन कर सकता है? मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने ही ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स का करियर इंडिया में खत्म कर दिया था 1857 में, खत्म कर दिया था ना। इससे डर के इन्होंने डिवाइड एंड रूल शुरू किया। इसकी शुरुआत 1909 में नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है 1905 में। 1905 में कुछ हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। किस ग्राउंड पे हुआ था, क्या बोल के हुआ था? इतना बड़ा बंगाल है, इसको एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, हमने इसको वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, इसको तोड़ते हैं ताकि हमारे लिए गवर्न करना इजी हो जाए। तो जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने सजेशन दिया कि अगर आपको बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण डिवाइड करना ही है तो लैंग्वेज के बेसिस पे कर लो, धर्म के बेसिस पे क्यों कर रहे हो? तो जो हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हैं, बिहार और उड़ीसा, उसको अलग कर दो, और जो बंगाली स्पीकिंग रीजन है उसको अलग कर दो। लेकिन इन्होंने क्या चूज किया? इन्होंने चूज किया रिलीजन। तो जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, इसमें हमारा पूरा ईस्ट बंगाल आता है, असम का कुछ पार्ट आता है जो अब प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, ठीक है, वो पूरे रीजन को अलग कर दिया। इसीलिए हमारा बंगाल वेस्ट बंगाल कहलाता है, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल कहलाता था। अच्छा, ये पार्टीशन, इस पार्टीशन को बहुत अपोज किया है ना। ये हमारा पहला स्वदेशी मूवमेंट है, इसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना। बंगाल के विभाजन को, बंगाल के पार्टीशन को अपोज करने के लिए ही तो स्वदेशी मूवमेंट चला था। बहुत सारे लीडर्स जेल गए, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स जेल के। स्वदेशी का नारा पहली बार शुरू ही हुआ इस मूवमेंट में। खुद के इंडियन स्कूल्स, स्वदेशी कपड़ा, काम, सामान, ये सब की शुरुआत हुई बंगाल मूवमेंट के बाद। अच्छा, ये पार्टीशन कब तक रहा? कहाँ तक? 1908। ये पार्टीशन कब तक रहा? पार्टीशन कब तक रहा ये? 1911। 1911 में जब इस पार्टीशन को, तो अब ब्रिटिशर्स सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने से खुश नहीं थे, अब वो कांग्रेस को भी। तो इसके बाद आता है सूरत स्प्लिट, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, 1907 का सूरत स्प्लिट। अब कांग्रेस भी टूट चुकी है ना, कांग्रेस टूट चुकी है दो में। एक मॉडरेट, चिट्ठी चिट्ठी पत्री लिखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से कम्युनिकेट करने वाले, और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंसेस आए। इन्होंने, क्यों डिफरेंसेस आए? स्वदेशी के एम को लेके। स्वदेशी का एम, तो तिलक ने बोला कि स्वदेशी का एम है स्वराज, स्वराज। तो स्वराज को मॉडरेट्स ने और एक्सट्रीमिस्ट ने ना अलग अलग इंटरप्रेट किया था।
स्वराज का मतलब एक्सट्रीमिस्ट के लिए था सेल्फ रूल. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तिलक ने बोला था. पर स्वराज का मतलब मॉडरेट्स ने रखा था स्वराज इज डोमिनियन स्टेटस, या फिर आप हमको ना थोड़ा सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दो. हम कभी भी इमेजिन, मॉडरेट्स कुड नॉट इमेजिन बीइंग आउटसाइड द डोमेन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ब्रिटेन के बाहर एक इंडिया होगा. वो तो एक डोमिनियन स्टेटस देखते थे कि हाँ सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, वी आर फाइन. दैट इज सेल्फ रूल फॉर देम, है ना, थोड़ा सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. बट स्वराज फॉर एक्सट्रीमिस्ट्स mean complete freedom. स्वराज सेल्फ रूल, इंडिया फॉर इंडियंस. ठीक है, तो स्प्लिट आया. अब ये स्प्लिट तो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जेल हो गए. अब हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए, कांग्रेस डिवाइड हो गए, एक्सट्रीमिस्ट तो बेचारे जेल में है, मॉडरेट्स खुश नहीं है. तो मॉडरेट्स को अपीस करने के लिए, चलो ठीक है मॉडरेट्स को थोड़ा अपीस किया जाए, थोड़ा प्लीज किया जाए. मॉडरेट अपीसमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1911 में जो बंगाल का पार्टीशन था उसको अनल कर दिया, कैंसिल कर दिया 1911 में. ठीक है, ये फैक्ट्स हैं छोटे छोटे, इसको याद रखिएगा. ठीक है, बुक में मिल जाएगा आपको. ठीक है, उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जिसमें हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है वो इंट्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, तो जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है ना, हम उसका स्ट्रक्चर कह सकते हो इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. 2 हाउसेस थे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, प्रोविंसेस के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट थी, इलेक्शंस हुए थे, है ना. लेकिन एक चीज थी, डायरकी. डायरकी क्या, एक चीज हुई थी उस टाइम जिसने इंडियंस को बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाई किया था, विच वाज डायरकी. डायरकी क्या होती है, व्हाट इज डायरकी? डायरकी क्या था, डायरकी का प्रिंसिपल? ना 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 ना, डोमिनियन स्टेट के बारे में नहीं था. डायरकी क्या था, कोई बताएगा ऑनलाइन? डायरकी, हाँ जी, हिंदी देख लेते हैं. डायरकी इन हिंदी, सुना सुना शब्द लग रहा है. द्विशासन, द्विशासन. हाँ, क्या था ये, थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं? तो डायरकी का मतलब होता है कि जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में गवर्नमेंट तो इलेक्ट होके गई, ठीक है, पर गवर्नर का तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई उनके पास, जो लेजिस्लेचर से इलेक्टेड मेंबर्स गए. एक गवर्नर का खुद का एक क्लोज सर्कल होता था जिसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो अब जैसे हमने देखा ना फेडरलिज्म में 3 लिस्ट डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. वैसे ही 2 लिस्ट मेंटेन हुई थी. वो लिस्ट ये बोलती थी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कम इंपॉर्टेंट थी, वो चीजों को डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको आपके गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्न करेगी. जैसे टैक्सेस हो गया, पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सब चीजों को डायरेक्टली गवर्नर रूल करेगा, गवर्नर इस पे डिसीजन लेगा. इस पे इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन नहीं, इस पे इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो डिसीजन नहीं लेंगे. जैसे कि स्कूल हो गए, पंचायत हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, वो काम जो ब्रिटिश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो सारा काम कौन करेगा, इलेक्टेड मेंबर्स. वो काम जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए गवर्नर की खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी. क्लियर है इतना? इसको बोलते थे डायरकी. तो डायरकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई स्टेट्स में, प्रोविंसेस में. ठीक है, प्रोविंसेस मतलब राज्य, जो आज के हमारे स्टेट्स हैं, पहले उसी को जो ब्रिटिश के अंडर थे, इन्हें को डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस थे. सेंटर या यूनियन लेवल पे हमारे पास 2 हाउसेस थे. अब डायरकी से लोग नाखुश थे,
तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, उस टाइम एक प्रोविजन भी था कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसको हम 10 साल में एक बार स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे कि सक्सेसफुल रहा या नहीं, कोई चेंजेस तो नहीं इंट्रोड्यूस करने, अगर करने हैं तो कैसे करने हैं। तो 10 साल से पहले ही 1927 में इन्होंने साइमन कमीशन बैठाया। उस कमीशन में इसकी हिपोक्रेसी ये थी कि हम इंडिया को रूल करने की बात कर रहे हैं, इंडियन पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, इंडियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, लेकिन उस कमीशन में कोई एक इंडियन मेंबर भी नहीं था। तो काले काले झंडों में बहुत सारी किताबों में ना बहुत एक पॉपुलर इमेज है, काले झंडे व्हाइट में लिखा है साइमन गो बैक, है ना, वापस जाओ। क्यों? इस साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी लाठीचार्ज के कारण, है ना, इसी साइमन कमीशन के विरोध में। तो साइमन कमीशन आया, अब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लेकिन इस साइमन कमीशन ने डिसीजन लेने से पहले, इस साइमन कमीशन का डिसीजन आने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन ओपिनियन मांगने की कोशिश की, स्पेशली पॉलिटिकल ओपिनियन, इनकी, कांग्रेस की और बाकी पार्टीज की। तो कांग्रेस वाज इंडिया, तो उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। कहाँ ऑर्गेनाइज की? लंदन में, ठीक है, लंदन में ऑर्गेनाइज हुई। पहली वाली में कांग्रेस जाने से मना कर दिया, दूसरी में जैसे तैसे अपीसमेंट हुआ। अब इस टाइम 1930s में, अब इस टाइम ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रहा है। कौन सा मूवमेंट चल रहा है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उस टाइम सिविल डिसोबीडियंस को थामा, गांधी जी गए, निराश होकर वापस लौट आए क्योंकि कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो 3 मीटिंग्स हुई ऐसी जिसमें कांग्रेस के फेवर में कुछ नहीं था, और उसके बाद जो एक्ट आया उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 ने एक चीज अच्छी की, क्या? डायरकी को हटा दिया, कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, स्टेट्स अपने आप को अपने अकॉर्डिंग ही गवर्न करेंगे, ठीक है। एक इंडियन फेडरेशन की बात की, लेकिन वो फेडरेशन कभी पिक्चर में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट साथ देने को तैयार नहीं थे, ठीक है। और डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे। तो सेंटर पे 2 लिस्ट होगी, एक जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के साथ देखेंगे, एक जो इलेक्टेड मेंबर्स देखेंगे, क्लियर। अब 1935 आया, इलेक्शंस हुए 1937 में, ले दे के 2 साल रूल कर पाए कि 1939 में शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से कंसल्ट किए बिना ही कूद गए, इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया। इसके रिबेलियन में क्या किया इन्होंने? रिजाइन कर दिया, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सरकारों को रिजाइन कर दिया। अब कांग्रेस की मदद के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी की सहमति लेने के लिए बहुत सारे मिशन हुए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज पता है आपको? पूर्ण स्वराज पता है? नहीं पता? अच्छा, इसको देख लेते हैं पहले। तो 1929 में गांधी जी ने बोला कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस तत्काल रूप से दे दो। कांग्रेस ने बोला कि आप तत्काल रूप से हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, अगर आप देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं देते हो तो हम हमारी डिमांड को कंप्लीट इंडिपेंडेंस करेंगे और पूर्ण स्वराज रखेंगे। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब डोमिनियन से काम नहीं चलेगा, हमको तुम चाहिए ही नहीं, ठीक है, पिक्चर में चाहिए ही नहीं हो, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज था। ये पूर्ण स्वराज तो वही है, ब्रिटिशर्स भाव दिए नहीं, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। और इस 26 जनवरी 1930 को इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। इसीलिए जब हम आजाद कब हुए? आजाद हम हुए 15 अगस्त 1947 आजाद हुए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिख के खत्म हो चुका था 26 नवंबर 1949, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आया एप्लीकेशन में, कंप्लीट एप्लीकेशन में 26 जनवरी 1950, क्योंकि हम वो पूर्ण स्वराज वाला दिवस है उसको कमेमोरेट करना चाहते थे, तो हमने इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर किया
कब? 26 जनवरी 1950। समझ रहे हैं? अभी तो बस हिस्ट्री चल रहा है, अभी तो पॉलिटिक्स शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। अब ब्रिटिश को चाहिए था कांग्रेस का, इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत लेट हो जाएगा। ब्रिटिश को चाहिए था कांग्रेस का कॉन्करेंस, सहमति चाहिए थी, कांग्रेस भी उसी वैगन में आ जाए जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं। तो उसके अपीसमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे पैतरे अपनाए, कोशिश किया कि डोमिनियन स्टेटस से बिक जाएंगे। क्रिप्स मिशन आया, वीवल प्लान आया, डोमिनियन स्टेटस से जहां बिक भी रहे थे। तो कांग्रेस की एक शर्त थी, हम कैसे तुम्हारा युद्ध में साथ दे दें जब हम खुद ही अपना खुद को नहीं रूल कर पा रहे हैं, हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे? तो आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे, हमें तत्काल आजादी दे दो, हम हेल्प कर देंगे तुम्हारी। इसके अपीजमेंट के लिए, कांग्रेस को एक साथ लाने के लिए बहुत सारे प्लान्स आए। ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, ये भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। अब बात हो रही है पूर्ण स्वराज की, ये अब ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस की। जब मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस तब तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, अब मांग रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो अब डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो। ठीक है, जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो ना, तो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ 1942 में। जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ उसके अगले दिन पूरे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसको लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट सोसाइटीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसे लीडरलेस मूवमेंट कहा जाता है। अब वेवल प्लान क्या बोलता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मत करने के लिए वेवल प्लान आया था। ठीक है, अब बोलेंगे तो इसको कल डिस्कस कर लेंगे, एक बार पढ़ आइएगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में है, डाउट्स पूछ लीजिएगा। बस वॉर एफर्ट में आप एक साथ हो जाओ तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। फिर मुस्लिम लीग बोला नहीं नहीं, डोमिनियन स्टेटस का हम क्या करेंगे, हमको तो पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान चाहिए था तब। ठीक है, लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन 1946। इसमें जैसे तैसे दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अग्री किया, इसके लिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अग्री कर गए। वही उसी कैबिनेट मिशन का जो भी निर्णय था उसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसी के बेसिस पे बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लेकिन अभी तक ना पार्टीशन की बात नहीं हुई है। पार्टीशन की बात कब होगी? पार्टीशन की बात होगी पार्टीशन की बात होती है 1947 3 जून, माउंट बैटन प्लान। तो माउंट बैटन आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, देयर विल बी इंडिया फॉर मेजॉरिटी हिंदूज, देयर विल बी अ पाकिस्तान फॉर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, इंडिया का पार्टीशन हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो एक कमीशन तय बैठा, उस कमीशन का काम था कि आप बाउंड्री तय करोगे। तो इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कह सकते हो हर डिस्ट्रिक्ट को स्टडी किया, और वो एरियाज जहाँ पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम थी वो सारे गए पाकिस्तान के पास, बाकी रहे इंडिया में। और प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया कि आप अपने हिसाब से देख लो, मन करे तो पाकिस्तान के पास चले जाओ, मन करे इंडिया के पास चले जाओ, मन करे इंडिपेंडेंट रह जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1947 15 अगस्त 1947 तक भी, जिस दिन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गया उस दिन तक लोगों को पता ही नहीं था वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। तो उन्होंने बाउंड्रीज रिवील नहीं की थी। ब्रिटिशर्स वेट कर रहे थे कि पहले हम चले जाएं, फिर तुम अपना देखते रहना, ठीक है, तुम अपना मैनेज कर लेना। नोबडी एंटिसिपेटेड कि जिस हिसाब से मास डेथ्स होंगी, मास किलिंग्स होंगी, मास एक्सोडस होगा लोगों का, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इस लेवल ऑफ ब्रुटैलिटी हुई इंडिया ने विटनेस की दोनों पार्ट्स पे, इंडियन साइड पे भी पाकिस्तान साइड में भी, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया था। आपको पता ही नहीं आप इंडिया में हो पाकिस्तान में, है ना? ठीक है, अब
इस कमीशन को जो रिस्पॉन्सिबल था बाउंड्री बनाने के लिए उसको बोलते हैं रैडक्लिफ कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? रैडक्लिफ कमीशन। दो पाकिस्तान हुए, है ना? कौन से दो पाकिस्तान हुए? एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है। ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में हमने लिबरेट करा दिया, वो बन गया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। अभी तक कितना क्लियर है? अभी तक इसमें कोई डाउट? एक मिनट बस पानी पी ले। अभी तक कोई डाउट इसमें? बताइए, कोई ऐसी चीज जो आपको अटपटी लगी हो, जो समझ में ना आई हो? कहानी है क्लियर है आप लोगों को ऑनलाइन? यस मैम। कोई दिक्कत Yes, किसी को? नहीं मैम। ओके। मैम आप में से कितने रायपुर में हैं ऑनलाइन वाले? मैम हम लोग ना ऑफलाइन बैच किए हैं, बट आज एक ही क्लास होने की वजह से ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो काफी आप लोग। सब रायपुर के हैं? मैं तो रायपुर की हूँ, ओके। दीपिका। युवराज आप बताइए, कहाँ से हैं आप? मैम रायपुर से। अरे तो आते यार, क्लास में आइए। ठीक है, आपका रिटेंशन, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपका रिटेंशन क्लास में ज्यादा रहेगा अगर आप क्लास में इंटरेक्ट करके पढ़ोगे ना। थोड़ा थोड़ा लिख के नोट्स तो आपको मिल जाएंगे इसके हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जब आप इंटरेक्ट करके पढ़ते हो ना, आप ज्यादा रिटेन कर पाते हो। हाँ, इस पे बात हुई थी, इस पे बहस हुई थी, इस पे जोक आया था, इस पे कुछ चर्चा हुई थी। ठीक है, आपसे जी बोल जी ऑनलाइन। मैम। ओके मैम। ओके, चलिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय कर ली। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस टाइम 1946, पार्टीशन वाज नोवेयर इन पिक्चर। तो अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी है, ये बनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, ये बनी है फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। इसके लिए बनी है ये बनी है अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। इसमें अराउंड 389 मेंबर्स थे। ठीक है, जिसमें से 292 मेंबर्स आपके आए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, मतलब वो एरियाज जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश राज्यों से आए। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे। 93 मेंबर्स आए थे आपके प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, और 4 मेंबर्स आए थे आपके चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। समझाती हूँ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस क्या होता है। जो प्रेजेंट डे यूनियन टेरिटरीज होती है ना आपकी, उनको आप चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 आए थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से, 93 आए थे प्रिंसली स्टेट से। ये लोग जो थे, इनको राजा नॉमिनेट करते थे कि चलो जाओ चलो जाओ, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे, इनका इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो 292 इलेक्टेड थे, तो टोटल 389 मेंबर्स थे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया में। जब माउंटबेटन प्लान आया, पार्टीशन की बात हुई, तो अब बंटवारा भी हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया वाली में 299 मेंबर्स बचे जो इंडिया से थे। बाकी सारे जो ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान से थे, वो अपना पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। क्लियर है इतना? तो 299 मेंबर्स बचे नए असेंबली में। अब काम करने के लिए, अब ये जो मेंबर्स बचे थे, ये जनरली थे इनडायरेक्ट इलेक्शन से।
इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देख लिया हमने। डायरेक्ट में चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्ट में चुनाव होता है। अब चुनाव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट इलेक्शन लोग वोट देते हैं इसलिए, और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स वोट देते हैं। वेरी गुड। इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स वोट देते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन आम आदमी वोट देगा, जो हम कल देने जा रहे हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। दो एग्जांपल्स बताइए इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस के। President, हाँ, प्रेसिडेंट, वेरी गुड। और विधानसभा, कल वही तो है विधानसभा। और Vice President, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वेरी गुड। और मैम गवर्नर, मुख्यमंत्री में तो हम चुनेंगे, मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट इलेक्शन है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता बेटा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल बताइए। आपने चेयरमैन राज्यसभा बोल दिया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। आपने प्रेसिडेंट बोल दिया, पार्टी वेबसाइट हम पार्टी को वोट नहीं देते, हम प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं। इंडिया में पिछले इलेक्शन में और इसके पिछले इलेक्शन में मोदी जी लड़े भले ही बनारस से हैं, पर जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी जीती है वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट मोदी जी को गया। ठीक है, बताइए और दो एग्जांपल्स दीजिए। और बताइए राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, कभी सोचा है? हाँ, राज्यसभा में नॉमिनेशन 12 नॉमिनेशन होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। 245 टोटल स्ट्रेंथ है सर, 12 नॉमिनेट होते हैं, 233 इलेक्ट होके जाते हैं। ये indirect election होता है इसमें भी। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है 233 का। राज्यसभा की बात कर रहे हैं ना। हाँ, विधानसभा के लोग वोट करते हैं। हाँ, तो जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से जो आपके स्टेट्स में चुने गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ऑल ओवर इंडिया में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं? 28 हैं। हमारे पास ऐसी 3 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनके खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एक में भले ही छोड़ो, लेकिन कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं? 30 तो है ना कम से कम। एक दिल्ली भी हो गया, एक पुडुचेरी भी हो गया, 28 हमारे स्टेट्स हैं। ये सब मिलके वोटिंग करते हैं, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो यहाँ में जो बंदे इलेक्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हो, परिषद की बात नहीं कर रहे हो, ये लोग अब मिलके कुछ लोगों को चुनेंगे क्योंकि इनकी सीट्स तय हैं। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है राज्यसभा में, छत्तीसगढ़ से इतने जाएंगे, एमपी से इतने जाएंगे, यूपी से इतने जाएंगे। ठीक है, उनकी गिवन सीट्स के लिए इलेक्शन होता है, फिर ये लोग जाके बैठते हैं। तो राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, पता करके आइएगा, ये होमवर्क है आपका। कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इंडिया में? ठीक है, मैम 6 है। आप पता करके आइएगा। ठीक है, कल बात करेंगे इस पे, कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इंडिया में, इनका इलेक्शन कैसे होता है। परिषद, विधान परिषद। यूपी बहुत टैलेंटेड स्टेट है बेटा। चलिए, कहाँ थे हम थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस में। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए कहाँ के लिए? कैबिनेट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, इलेक्टेड थे वहां पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इलेक्टेड जो थे,
उनके जो मेंबर्स थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने वोट किया, तो जिनके लिए वोट किया वो जाके बैठे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में। तो पूरे देश से 299 लोग गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने। अब काम जब जहाँ पे 300 लोग इकट्ठा हुए हैं, तो 300 लोग एक साथ एक काम पे काम नहीं कर सकते, ठीक है, दुविधा आएगी, अलग अलग मत आएंगे, लड़ाइयां ज्यादा होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमने अलग अलग कमिटीज में डिवाइड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। हर कमिटी का अपना एक काम था, जिसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कमिटी है उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। इसके कौन चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, जिसका काम ही था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चेयरमैनशिप ली थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की। अब कॉन्स्टिट्यूशन की मल्टीपल रीडिंग्स हुई, एक ड्राफ्ट आया, फिर उसकी रीडिंग हुई, डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, दूसरा ड्राफ्ट, फिर उस पर कुछ करेक्शंस हुए, फिर सेकेंड रीडिंग हुई, फिर फाइनल रीडिंग हुई। ऑलमोस्ट 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑलमोस्ट 3 साल लगातार काम चला है कॉन्स्टिट्यूशन पे, अलग अलग कमिटीज के थ्रू। और जो हमारा आखिरी डे था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, दैट वाज 26 नवंबर 1949। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 काम करती थी, एक वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्लियामेंट भी थी, दूसरी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम करती थी, ठीक है। तो 2 काम करती थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला काम तो हो गया, लेकिन कुछ काम बचा था, क्या? प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी उन्होंने ही किया, और इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनल दिन जिस दिन सिग्नेचर हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, सिग्नेचर हुआ, अगले दिन से आपका 26 जनवरी 1950 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अब पूरी तरह से लागू हो चुका है, ठीक है। और इस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे जिस दिन आजाद हुए, रिपब्लिक डे। क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसी रिपब्लिक क्यों बोलते हैं हम इंडिया को? रिपब्लिक मतलब क्या होता है? बोलने का तरीका है, जनता के द्वारा जनता का चुना गया। वो तो डेमोक्रेसी है सर। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक मतलब क्या? अमेरिका एक रिपब्लिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं। हाँ, मैम रिपब्लिक जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो लोगों द्वारा चुना रहा होगा, वो रहता है। फिर से बोलिए कशिश। मैम जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ रहेगा। यस, लोगों, यस। जो हेड ऑफ स्टेट, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है पहले ये बता दीजिए। प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारा? प्रेसिडेंट, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी प्रेसिडेंट ना। जो रिपब्लिक का मतलब ही होता है जो सबसे बड़ा आदमी है भारत का वो इलेक्टेड है। हेड ऑफ स्टेट आपका इलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा, इसके पीछे का भाव समझिएगा। इसका मतलब ये है, हम चाहते तो किसी राजा को भी बैठा सकते थे, एक मोनार्की भी हो सकती थी, जैसे ब्रिटेन है, इलेक्शंस भी होते हैं, डेमोक्रेसी भी है, और नाम के लिए एक राजा भी है ना, है ना अभी चार्ल्स, ठीक है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट हमारा इलेक्टेड है। इसका मतलब ये है, देयर इज नो प्रिविलेज्ड क्लास इन इंडिया, कोई खास नहीं है, सब आम है। और a common man can aspire to hold the highest position available in India. Common man, एक आम आदमी, आप, मैं, हम सब एस्पायर कर सकते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज रिपब्लिक है ना, तो स्पेशल नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होते हैं। हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है हमारे पास। अभी कौन है?
द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है तो चाइना वाले तो बोलने की पब्लिक को बेटा, ऐसे तो नॉर्थ कोरिया भी रिपब्लिक है। इतना क्लियर है? ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख गया तो उस टाइम, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट फिनिश होने के बाद हमने चूज किया प्रियम्बल लिखना आखिर में, क्योंकि प्रियम्बल पहला पन्ना है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल पहले लिख लेते हैं, बाद में कुछ बदल गया तो लगता है भाई, वो होता है ना मूवी का ट्रेलर देख के आप इंटरेस्टेड होते हो, मूवी कुछ और निकल जाती है, डिसअपॉइंट होके आते हो, तो पहले मूवी देख लो, बाद में ट्रेलर बनाएंगे, ये वाला सीन था। ठीक है, तो हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद एक प्रियम्बल लिखा। प्रियम्बल प्रोलोग है, इंट्रोडक्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हम सब, है ना, हमने एस्पिरेशंस लिखे हैं उस प्रियम्बल में, गोल्स लिखे हैं, हर वो चीज लिखी है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हमारे जितने भी एस्पिरेशंस हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं और जो हम हैं, ये सारी चीजों को हमने प्रियम्बल में एक पन्ने में उतार दिया। ठीक है, तो कह सकते हो प्रियम्बल एक झरोका है जिसके जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, समझ गए इतना? ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। पेपर में बस एक चीज चेंज होके ऐड हुई है, सॉवरेन वर्ड। ना, प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है और उसमें दो चीजें ऐड हुई हैं। पहला तो ऐड हुआ है वर्ड सोशलिस्ट, दूसरा ऐड हुआ है वर्ड इंटेग्रिटी। ठीक है, प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है और उसमें दो चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, पहला वर्ड ऐड हुआ है सोशलिस्ट और दूसरा वर्ड ऐड हुआ है इंटेग्रिटी। तो प्रियम्बल भी डिटेल में पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का लेक्चर नहीं था, ये इतिहास का लेक्चर नहीं था, ये इंट्रोडक्शन था। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखी, हम स्टेप बाय स्टेप चले, धीरे धीरे चीजें हमने अचीव की। पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए, पहले नॉमिनेशंस आए, इंडियन रिप्रेजेंटेशन के नाम पे इन्होंने राजा बैठा दिए। फिर धीरे धीरे लोगों के पास पहले बैठने का अधिकार आया, देखने का अधिकार आया, फिर बोलने का अधिकार आया, फिर उस बोलने में चेंज करने का अधिकार आया। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व किया। हम चाहते तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटी अडॉप्ट कर सकते थे अपने लिए, पर हमारा इतने सालों का अनुभव वेस्ट हो जाता। जो हमारा अनुभव था उसके बेसिस पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर दिया। हमने वही पॉलिटिकल सिस्टम चुना जो ऑलरेडी प्लेस में था, कुछ अलग से नहीं बनाया। जो ऑलरेडी प्लेस पे था उसको इंडिया के अकॉर्डिंग टेलर कर दिया, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, अब ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना चोरी किया हुआ है बहुत सारी जगहों से, कुछ ओरिजिनल नहीं है इसमें। ऐसा क्यों बोलते हैं? काफी सारे मतलब बहुत सारे, ऐसी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं दूसरे दूसरे देशों के, जहां से हमने इंस्पिरेशन लिए, जहां से प्रोविजंस लिए हैं। ठीक है, अब रूल करने के तरीके में या तो आप ऑटोक्रेटिक हो या तो आप डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हो या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या तो आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे चल रहे हो, या नाम की डेमोक्रेसी है लेकिन आप नाम का कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की चलती नहीं है। तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। जो लिखा है उसके हिसाब से गाड़ी चल रही है, गाड़ी जैसे बनी है वैसे ही चल रही है। बनी चार पहियों पे चलने के लिए है, चल रही है दो पहियों पे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके। अफगानिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, तालिबान के पहले वाला भी अफगानिस्तान देख लो। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। संविधान है, संवैधानिकता नहीं है, कह सकते हो, है ना। नाम के लिए तो लिख दिया है पर चलने को चल कोई नहीं रहा है। रशिया देख लो, बेस्ट। हाँ हाँ, समझ रहे हैं?
तो जब आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। ये चीज इंडिया ने मेंटेन की है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कैसे लोग आके रूल कर रहे हैं, कौन आ रहा है गवर्न करने। इसीलिए हमने पावर डिवाइड भी कर दिया ना 3 में, ताकि हर कोई दूसरे पे चेक रख पाए। हम 3 हैं, हम तीनों को एक दूसरे पे नजर रखनी है, पर तीनों को एक साथ भी चलना है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो, तो डेमोक्रेसी ऐसा स्ट्रक्चर है जो 3 पिलर्स पे खड़ा है। कोई भी एक पिलर लुढ़का, डेमोक्रेसी गिर जाएगी, ढह जाएगी, है ना। तो तीनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तीनों एक दूसरे के चेक पे भी करते हैं, ज्यादा नहीं, है ना, आराम से। ये चीज आपने गलत की, जो गलत हो रहा है उसको कैंसिल करना। जुडिशरी एक एक्टिव रोल प्ले करती है उसमें, ठीक है। अभी तक कितना क्लियर था? बताइए। यस मैम। ओके, चलिए। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कभी देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब? कभी देखिए? देखिए, देखे, ले लिए हैं। कौन से लिए? पीएम बख्शी बोल रहे हैं, लक्ष्मीकांत बोल रहे हैं। लक्ष्मीकांत तो एक्सप्लेनेशन है, वो तो समराइज किया गया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है इंडिया का संविधान? नहीं देखा है आप लोगों ने? No, ma'am. आपको पता है आपको फ्री में मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी ऑनलाइन अपडेटेड। प्रियम्बल देखा है। कितने पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, जब लिखा गया था 1949 में लिख के खत्म हुआ था, तब हमारे पास 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। इससे भी क्वेश्चन आता है। और 395 आर्टिकल्स थे। अभी भी आर्टिकल्स की नंबरिंग की संख्या नहीं बदली गई है, नंबरिंग की। जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है, इनको बीच में एक आर्टिकल ऐड करना था। कैसे ऐड किए? आर्टिकल 21 कैपिटल है। एक चीज याद रखेगा, जब भी कोई लेटर नंबर के बगल में लिखा गया है कैपिटल में, इट शोज एन अमेंडमेंट। उसके नीचे लिखा भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन किताब में, इस सन में ये संख्या है अमेंडमेंट की, उसके बाद ये ऐड हुआ है। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने पार्ट्स है? 25। यस, वी हैव 25 पार्ट्स। कितने शेड्यूल्स हैं? 12। वेरी गुड। और कितने आर्टिकल्स हैं लगभग? 448। 448। वेरी गुड। We have 12 schedules, 25 parts. ठीक है। एट प्रेजेंट हमारे पास 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स हैं और नियरली 450 आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 370 को हटा दिया दोस्तों, आर्टिकल 370 को पूरा नहीं हटाया गया, एक पार्ट को एब्रोगेट किया गया। एब्रोगेट करना मतलब इनफेक्टिव डिक्लेयर कर देना। ये इनफोर्स हो जाए। ये अब काम नहीं आएगा। तो याद करना है, ये क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं, है पूरा नहीं याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि हर पार्ट क्या कहता है, किसके बारे में है ना। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करना। हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स याद करने पड़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 से आर्टिकल 51 याद करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, एक नया पार्ट है, ऐड हुआ है। तो हमारे पास 4 था, 3 था, 5 था, हमको बीच में एक नया पार्ट ऐड करना था। हमने क्या किया? हमने ऐड कर दिया आर्टिकल 4A।
नया पार्ट ऐड हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में। उस टाइम इंदिरा गांधी जी बोली कि दे तो हम बहुत कुछ रहे हैं, तुमसे कुछ चाहिए भी, तो ड्यूटी सिटीजन्स को, नागरिकों को रिमाइंड करने के लिए कि तुम्हारी भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज करो। ठीक है, ये भी नॉन एनफोर्सेबल है, इसको देखेंगे एनफोर्सेबल नॉन एनफोर्सेबल क्या होता है। ठीक है, जैसे पंचायत पार्ट 9, म्युनिसिपैलिटीज 9A। ठीक है, को देखेंगे। ठीक है, अभी बुक है आप लोगों के पास? इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? पहले बुक्स देख लेते हैं, अब रिकमेंडेड बुक्स। हमको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हम समरी कर रहे हैं। लेखक कौन था, आप बता देते तो। लक्ष्मीकांत बोल रहे हैं, सुभाष कश्यप बोल रहे हैं। छोटी थी, बहुत बड़ी थी। सुभाष कश्यप बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है भारत का संविधान। अच्छा चलिए देख लेते हैं। नहीं उन है आपके पास? घर पे है ना? कल वोट देने जाना है, तो मतदान करने जाना है, शाम को आ जाना है, सवेरे जाना है? अच्छा, हमारे संविधान में क्या, ये देखिए, ये है क्या? नहीं फोटो तो नहीं डल रखा सामने। नहीं नहीं, वो तो ये ना, ऐसा कुछ दिख रहा था क्या? हमारा संविधान ऐसा ही था, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सुभाष कश्यप भी था। हमारा संसद, हमारा संविधान। एक बार आप राइटर का नाम देख के बताइएगा, क्योंकि सुभाष कश्यप भी बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी है, आर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपको ना पूरा जिस्ट मिल जाएगा। वो गलतियां, वो छोटे मोटे एरर जो लक्ष्मीकांत में हैं, वो सुभाष कश्यप ने करेक्ट कर दिए। तो हो सकता है आप लक्ष्मीकांत की बात कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत है आपके पास? आप देखिएगा, आप बताइएगा मेरे को कौन सी किताब है वो। डीडी बसु तो नहीं है? राइटर नहीं देखे? चलिए ठीक। अभी आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी या थोड़ा बहुत पढ़ा हो? थोड़ा बहुत पढ़ा है? यूपीएससी बैच के साथ भी हमारी क्लास होती है, तो हम तो इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ाते हैं बेस सारे। अच्छा, तो काफी सारा हम लोग बीच में हम लोग बहुत हाँ, मोस्टली प्रेसिडेंट पावर वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह। हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम एट पार रहें, क्योंकि पॉलिटी में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं। ऑब्जेक्टिव उतना ही कठिन पूछता है, मेंस में थोड़ा इजी हो जाता है ना? हम कोशिश करेंगे कि हम सब चलें, लेकिन आपको थोड़ा सा ना पढ़ के आना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत की किताब, थोड़ा सा पहला वाला पार्ट आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। हाँ, चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 रीड कर लीजिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अच्छा, लक्ष्मीकांत का एक पीडीएफ भी होता है, अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो वो मेरे पास पीडीएफ है उसका। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है। इसका क्या फंडा है, जैसे जो चैप्टर आप कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिए। आप बोलेंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दूंगी, आप लगा लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे योद्धा की जो का कैलिबर होता है, वो वॉर में टेस्ट होता है ना कि किस लेवल का योद्धा है। हाँ दीपिका, 1 मिनट बेटा, है ना? तो उसकी तलवार जंग लगने के लिए तो है नहीं, तो टेस्ट होने के लिए कहाँ टेस्ट होती है? वॉर पे, बैटल में, बैटल फील्ड में।
वैसे ही हमारा जो नॉलेज है ये टेस्ट होता है टेस्ट्स में या एग्जाम्स में, ठीक है। किस्मत भी टेस्ट होती है एग्जाम में, किस्मत छोड़ो, एटलीस्ट ये टेस्ट में अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं चैप्टर वाइज आपको दे दूंगी, तो उससे ना डर खत्म हो जाएगा। मेरे पास इंग्लिश में ही है, हिंदी में मेरे को देखना पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो आसानी होगा ना आपको, बहुत नहीं। आज का लेक्चर समझ में आया आपको? हाँ, तो बस इसी भाषा में है। आपको जो नहीं समझ में आएगा कुछ, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो पूछेगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। हाँ दीपिका बताइए। मैम हम लोग ये इंडियन पॉलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब पूरा, मतलब स्टार्ट, मतलब भारत का संविधान पढ़ेंगे हम? हाँ बेटा, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि जल्दी जल्दी में हम सब कुछ कवर कर लें, कुछ छूटे मत। ओके। तो पंचायती राज भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सीजी पर्सपेक्टिव से। तो सीजीपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम पॉलिटी देखने वाले हैं, ओके मैम। ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा कल से आ जाइएगा। जी मैम, ओके। कल छुट्टी है ना? हाँ मैम, कल हॉलीडे। कल छुट्टी है, ठीक है, परसों, ठीक है, जी मैम। ओके। सीजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉलिटी इज पॉलिटी, आपको समझना है बस। हाँ, इसमें आप वो जो मेंस के जो डिस्कशंस होते हैं जिसमें गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं वो नहीं देखेंगे हम लोग। उसमें सिर्फ प्योरली ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं कि वो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है अपन से बन जाए बस। और इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब वो पॉलिटी पूछता है छत्तीसगढ़ वाला, तो बहुत ज्यादा नेशनल के जो करंट अफेयर्स है उससे लिंक नहीं करता, स्टेट के करंट अफेयर से लिंक करेगा। अब इलेक्शन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आएंगे, निर्वाचन आयोग है ना, क्या ड्यूटीज होती है, क्या काम होता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट किसको बोलते हैं, जो भी चल रहा है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आचार संहिता है ना, क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों होता है ये, क्या इसकी कोई लीगल बैकिंग है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चल से ये मुश्किल है, अरे ये अति सरल है भाई। देखिए, मुश्किल आप खुद तय करिए ये क्या मुश्किल है क्या नहीं। आप पहले से जो धारणा बना लेते हो ना ये मुश्किल है, वो मुश्किल ही लगेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूरा का पूरा 25 पार्ट नहीं रटना है आपको, आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स कुछ याद करना है आपको, जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 33 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी याद करना है आपको, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। और फंडामेंटल ड्यूटीज याद करनी है, आर्टिकल 51A। इक्का दुक्का आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर की चीजें बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगी। टीचर पे थोड़ा भरोसा रखिए, आज पहली क्लास है भाई। हाँ, आप अपना मनोभाव रखिए अपने सामने, उस मनोभाव को तोड़ना मेरा कर्म बन जाएगा। अब ये पॉलिटी आपको सरल लगने लगेगा। लेकिन ये है, मैं ये नहीं बोलती कि ये सब्जेक्ट छोटा है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट लेंदी बहुत है, डिफिकल्ट नहीं है, कॉमन सेंस वाला है, एकदम कॉमन सेंस वाला है, और थोड़ा सा ना बड़ा है। थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी, तो जहां दिक्कत होती है ना वहां हम वो जिसमें हम माहिर हैं सारे हिंदुस्तानी, किसमें, रटने में, उसको हम रटेंगे, ठीक है। और हम सब माहिर हैं, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, रिवीजन करेंगे, टेस्ट करेंगे। जितने टेस्ट आप लगाओगे, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे, उतनी ज्यादा आपकी सब्जेक्ट पे ग्रास्प आएगा, पकड़ बनेगी। जितनी अच्छी पकड़ बनेगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और एग्जाम में वो 2 घंटे कॉन्फिडेंस का खेल है। विद्वान चला गया, कांप रहा है, कुछ नहीं करके आएगा। मूर्ख चला गया,
हाँ मैं कर लूंगा, कर लेगा। अरे जय माता दी लेट्स रॉक वाले भी जीत जाते हैं, ठीक है, तो डरने का काम है नहीं। और युद्ध के पहले डर रहे हो, अभी तो तैयारी में उतरे हैं। नहीं नहीं रटना नहीं, पूरा नहीं रटना आपको। अब वो 25 पार्ट, आपको सिर्फ ये 25 पार्ट के नाम लिखने कि एक पार्ट का नाम क्या है। पहला पार्ट क्या बोलता है, दूसरा पार्ट जैसे सिटीजनशिप है, ठीक है, तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स है, चौथा पार्ट फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 5 यूनियन शुरू हो जाता है, पार्ट 6 स्टेट्स शुरू हो जाता है, पार्ट 7 अबॉलिश्ड है ही नहीं, पार्ट 7 पढ़ना ही नहीं है अपने को। ऐसे धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट। जब मित्रता पहले दिन थोड़ी होगी, मित्रता तो धीरे धीरे होगी। उस वो मित्रता बस कर रहे हैं, अभी सिर्फ मित्रता करनी है, ठीक है। और धीरे धीरे ना, चाहे जितना भी बोझ वाला आदमी हो जाती है मित्रता। तो ये तो सब्जेक्ट है और ये धोखा नहीं देता। इस साल का फॉर्म तो नहीं आया अभी, कब आ रहा है? 26 नवंबर को कैसे आ जाएगा फॉर्म, बोल रहे आएगा, आता था नोटिफिकेशन उसी दिन आएगा, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बुक के लिए मैं आपको कुछ बता दूं, आपको कुछ बुक्स बता दूं। लक्ष्मीकांत सबके पास होगी, ये इंग्लिश में भी मिल जाती है, ये हिंदी में भी मिल जाती है, सरल भी है। सबसे अच्छी बात है इस किताब की, इस किताब में सब कुछ दिया है। दिखने में मोटी है, डरा सकती है, डरने का नहीं है। पूरी किताब एक बार में नहीं खानी है, रोज थोड़ी थोड़ी किताब खानी है, खा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत आते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे पास इसका PDF है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में है। दिक्कत ये है, अगर आपको हिंदी में मिले तो आप ले लीजिएगा, वरना अपन ट्रांसलेशन करवा लेंगे इसका, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे, इसके क्वेश्चंस मैं देते जाऊंगी, 10, 50, 100 चाहे जितने हो। डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो एक और बहुत सुंदर किताब है, उसको हम सुभाष कश्यप बोलते हैं। सुभाष कश्यप, आर कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी बहुत सारी किताब आती है, आर कॉन्स्टिट्यूशन देखनी है, ठीक है। अगर आपको रुचि है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज पढ़ना है, मान लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लिखोगे, PDF डालोगे गूगल में, आपके पास PDF आ जाएगा अपडेटेड लास्ट अमेंडमेंट के साथ, डाउनलोड कर लेना। जिस पार्ट को पढ़ो उसे पढ़ लेना, 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, 15 आर्टिकल, ठीक है। मन करे तो, नहीं तो एक छोटी सी किताब और आती है जिसको हम बोलते हैं PM बख्शी। मैं तो ये बोलूंगी आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को ना डाउनलोड कर लो, PDF वाला, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, फ्री रिसोर्स है। ऑलवेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितनी भी मुफ्त की चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब एक और चीज जो हमारी सबसे बेसिक होती है, लेकिन हम उसको सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या है वो? NCERT की किताबें, हम कभी नहीं पढ़ते उनको। तो NCERT की क्लास 11th की 2 किताबें, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको भी अगर आप पढ़ लिया ना, आपका जीवन सरल हो जाएगा। 10 चैप्टर है मात्र, एक छोटी सी किताब पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। ऑडियो बुक लगा के, जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए नहीं होती। सबके पास स्मार्टफोन है, ऑडियो बुक डाउनलोड कर लिया, PDF डाउनलोड कर लिया, उसको चला दिए। जैसे आप कम्यूट कर रहे हो ना, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, जितनी देर आप कम्यूट करोगे स्पीड बढ़ा दी है, वो बोलते जाएगी, तुम सुनते जाओ, ठीक है। ऑडियो बुक में चला लिया। और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी, मैं इस बुक को रेकमेंड करूंगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क।
ये किताब लक्ष्मीकांत, ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत, ये 3 किताबें, इनको मैं अभी रेकमेंड करूंगी क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर समय ज्यादा होता तो बात अलग थी। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी लक्ष्मीकांत है, ये तो उसके साथ ही चल रहा है, और दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11वीं की किताब, ये हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। क्लियर है इतना? बहुत ही सुंदर किताब है, अगर आप पढ़ो तो। अगर एक 15 साल के बच्चे को समझा सकते हैं तो हमें भी समझ आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है। सोर्सेस क्लियर हो गए सबको? हाँ दीपिका बताइए। नहीं मैम, मैंने नहीं उठाया था, गलती से क्लिक हो गया शायद। सोर्सेस क्लियर है सबको? जी मैम। लक्ष्मीकांत, ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत, इसके मैं क्वेश्चंस भेज दूंगी, खरीदने की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर लीजिए, हो गया काम खत्म। लक्ष्मीकांत का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा, अब आप आना जाना कर रहे हैं, सुन लिए जो पढ़ा, 15 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अपने टाइम को इस्तेमाल करना सीखिए, है ना। ये टेक्नोलॉजी अगर हमें कुंद कर रही है, बुद्धू बना रही है, भोंदा बना रही है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद भी करती है, प्रोवाइडेड हमें इसे यूज करना है। तो ये 3 सोर्सेस को आप ध्यान में रखिए। क्लियर है? आज के क्लास के नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास, मतलब परसों की क्लास के नोट्स के साथ में दे दूंगी। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी था। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म करनी है ना, तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी आती है, सॉरी तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स आती हैं, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की, क्लास 12th की आती है, पर वो हिंदी में नहीं आती, तो तमिल में मिलेगी या अंग्रेजी में मिलेगी। अगर आपको बने तो मॉडर्न हिस्ट्री उससे बहुत बेहतरीन कवर होता है, तमिलनाडु की। ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं, इंग्लिश वाली। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न इंडिया करना है ना, तमिलनाडु की क्लास 12th की, पुरानी वाली, ओल्ड वर्जन, नया वर्जन नहीं करिएगा, ओल्ड वर्जन। उसमें भी ये पूरी किताब काम की नहीं है, सिर्फ आधी है, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे काम का नहीं, सिर्फ इंडिया तक स्टार्टिंग के शायद 13 या 15 चैप्टर्स हैं कुछ, एक बार देख लीजिएगा, ये काम आएगी हमारी ओल्ड वर्जन, तमिलनाडु क्लास 12th। आप बोलेंगे तो इसका पीडीएफ में भेज दूंगे। ठीक है, क्लैरिटी है सबको? यस मैम। ओके, बताइए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? आने ऐसी वाली कोई दिक्कत दिख रही हो? हम दूरदर्शी हैं हम। आप लोगों को ऑनलाइन कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम। ओके, ठीक लगा? आज का क्लास समझ में आया? हाँ मैम, समझ आया। ओके, चलिए, ठीक, ठीक है, ओके। चाय मेरी ठंडी हो गई है। चलिए बच्चे लोग, गुड डे सबको।